As compared to boys, girls have an innate tendency to be affected more by social and culture factors. तो इसमें assertion कह रहा है कि जो है गर्ल्स जो होती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं सोशल और कल्चर फैक्टर्स में। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ जो बात कर रहे हैं ये बायोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सीडीपी में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां जो होती हैं कि वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, लड़के कम होते हैं, दोनों ही होते हैं। Girls are genetically more sensitive, emotionally weaker than boys, making it more likely for them to conform to societal expectations. अब यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं। यहाँ पे सीडीपी के हिसाब से बात नहीं कर रहे, पेडागॉजी के हिसाब से बात नहीं कर रहे, ये एक बायोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ, लड़कियाँ जो होती हैं सेंसिटिव या फिर थोड़ी सी इमोशनली होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स, क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये बायोलॉजिकली बोले गए हैं, ये सीडीपी और पेडागॉजी के हिसाब से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12-year Amana get scared every time the teacher asks her to answer or solve the math problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समझो इस चीज़ को। जब एक 12 साल की बच्ची है जो कि वो डरती है, जब उसे डर किस बात का लगता है, उसे लगता है कि जब टीचर उसे ब्लैक बोर्ड पे बुलाएंगे कि कुछ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसे डांट पड़ेगी। तो उस चीज़ को उससे डर लगता है, और अगर उसको डांट पड़ेगी सबके सामने तो क्या होगा, वो वुड बी एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक बच्चा ऐसा फील कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले ये सबसे पहले ये बताओ। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। होते हैं कुछ बच्चे जिनको डर लगता है कि मैम अगर उस पे ब्लैक बोर्ड पे बुलाएंगी, करवाएंगी और हमसे नहीं हुआ तो हमें डांट पड़ेगी, हम बच्चों के सामने हम क्या होंगे, शर्मिंदा महसूस होगी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, व्हेन स्टूडेंट फील अनसेफ एंड एंशियस देयर लर्निंग इज एडवर्सली अफेक्टेड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब एक जो बच्चा होता है जिसको बहुत मतलब वो सेफ फील नहीं करता और डरा डरा रहता है, तो अब ऐसा एक बच्चा जो है उसकी जो लर्निंग है उसके उस पर क्या होगा, अफेक्ट होगा, वो ठीक से नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा ठीक के साथ, है कि नहीं, खुद ही बताओ, है ना, नहीं पढ़ पाएगा ऐसे एनवायरनमेंट में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा सही, है ना। अब ये बताना है कि ये दोनों जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि दोनों सही हैं, पर अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं कि एक 12 साल की बच्ची है और वो जब उस पर जाएगी ब्लैक बोर्ड पे तो उसको लगता है कि उसके डरती है और उसे डांट पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, उसकी पढ़ाई पे क्या होगा, वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगी, उसे उसके अफेक्ट होगा। तो ये क्या होगा, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While engaging students who are visually challenged वो होते हैं जिन्हें ना दिखाई देने में परेशानी होती है। ठीक है, टीचर शुड यूज़, तो ऐसे उन जो बच्चे होते हैं विजुअली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं, तो टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। अब जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे जो होते हैं, दिखाई नहीं देता, जिनको कम दिखाई देता है, तो क्या करना चाहिए टीचर को, तो टीचर क्या यूज़ करता है, ब्रेल। ठीक है, ब्रेल यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 ऑप्शन आ गए ब्रेल में। अब तो हम देखते हैं, अच्छा देखो, अब ब्रेल किस लिए यूज़ करते हैं, ऑडिटरी सिस्टम के लिए यूज़ नहीं करते। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनने से, और ब्रेल किस लिए यूज़ किया जाता है, देखने से रिलेटेड जो होता है ना, उससे होता है। और टेक्टाइल का सिस्टम मतलब होता है छूने से, ब्रेल क्या होता है, छू के समझते हैं। तो ये जो ब्राइल होता है, टेक्टाइल सिस्टम का मतलब होता है जो छू के जो होते हैं, बच्चों को दिखाई तो देता नहीं है, वो क्या करते हैं, छू के समझते हैं, छू के समझने की चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे, ब्रेल यूज़ करेंगे। और ब्रेल क्या होता है, इसे टेक्टाइल सिस्टम।
तो ब्राइल इज ए टेक्टाइल सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, सेकंड ऑप्शन। ओके, और कुछ समझने वाली चीज़ है इसमें? बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ए टीचर हु वांट्स टू encourage your students to think critically and creatively. Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? यहाँ बोल रहे हैं कि आप जो हो एक टीचर हो और आप चाहते हो कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, क्रिटिकली सोचें और क्रिएटिवली सोचें। मतलब अपने जो है अपने विचार लेके आए, अपने जो है अपना ही माइंड और यूज़ करें और क्रिएटिवली सोचें इस चीज़ को। तो आप ऐसा क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे कि वो जो है बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है सोचने पे मजबूर हों चीज़ों को? तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है लेक्चरिंग ऑन द टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डिटेल नोट्स। आप खुद ही बताओ, अगर आप किसी टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हो और फिर उनको डिटेल नोट्स भी दे रहे हो, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप ही सब कुछ समझा रहे हो, तो एक बच्चा जो है क्या करेगा? क्या वो उससे उसकी थिंकिंग जो है वो सोचने पर मजबूर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, एक बच्चा जो होता है पैसिव हो जाता है, पैसिव लर्नर हो जाता है। खुद ही सोचो, आप एक स्टूडेंट की जगह पे खुद ही बैठ के देखो, अगर आपको टीचर जो है सब कुछ बता रहा है, सब कुछ आपको दे दिया, उन्होंने नोट्स भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो आप अपना दिमाग यूज़ करोगे? बिल्कुल भी नहीं यूज़ करोगे। आपको तो सब कुछ परोसा हुआ मिल गया है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ऑप्शन हमारा 1 नहीं होगा। सेकंड जो है क्या है, असाइनिंग ए प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक। जहाँ मेमोराइज आ जाता है, जहाँ रोट मेमोराइजेशन होता है, वो ऑप्शन होता ही नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ मेमोराइज आ गया है, सब कुछ उसको याद ही करना है, सब कुछ आपने लिख के दे दिया। आप ही खुद सोचो, अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रख के देखो, आप भी एक स्टूडेंट ही हो, है ना। तो अगर मैं आपको याद करने पे दूंगी सब कुछ, तो आप अपना दिमाग यूज़ करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे, है कि नहीं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। देखा कितने सिंपल है। अब थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर एक बच्चे को आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस देते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि आपने उनसे कुछ पूछा और उनको जवाब देना है। ठीक है, आपने उनसे क्वेश्चन पूछा और उनको जवाब देना है, उसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और वो जो क्वेश्चन जो होते हैं वो उनको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो जब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, तो उनकी क्रिटिकली और क्रिएटिवली थिंकिंग जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। पर फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करेंगे। गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू असेस देयर नॉलेज। अगर आप एक बच्चे को क्या दे रहे हो, मल्टीपल चॉइस टेस्ट दे रहे हो, तो क्या वो बच्चा जो है चीज़ों को सोचेगा, उस पर सोचेगा, लेकिन क्रिएटिवली नहीं सोचेगा। उसने जो याद किया होगा ना, वो उसमें से ही सोचेगा कि अच्छा ये याद किया था, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ये जा रहा है, पर इसमें क्या ये चीज़ें होंगी, तो वो उसी सिलेबस से रिलेटेड ही चीज़ें सोचेगा। क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिवली भी पूछा है कि कुछ अलग भी जो है सिलेबस से थोड़ा सा अलग भी जाके चीज़ें जो है वो सोचे। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वैसे हो सकता है बट नहीं होगा, क्योंकि उससे अच्छा ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। अब इनमें से कौन सा जो है कि स्टूडेंट की लर्निंग का ना आप असेसमेंट करोगे। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि बच्चों का जो है आकलन करना है, किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए रूब्रिक गिवन टू स्टूडेंट्स at the beginning of a project outlining what they need to do to achieve at certain grade। तो रूब्रिक जो होता है एक क्या होता है, एक छोटा सा वो होता है नोट्स, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि बच्चों को क्या क्या करना है और कब दिया है, बिगनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट के। तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है रूब्रिक में कि ये चीज़ें करनी है। तो इससे क्या आप बच्चों का आकलन कर लोगे? बताओ।
जिसमें सब कुछ दे रखा है, आप उससे बच्चों का आकलन कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। सब कुछ तो आपने दे दिया, उससे आप क्या आकलन करोगे? वो तो उसमें से पढ़ के बता देंगे। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है ए फाइनल एग्जाम दैट कवर्स ऑल द मटेरियल लर्न थ्रू आउट द एग्जाम। अब एक फाइनल एग्जाम लेते हैं बच्चों का, जिसमें जिसमें सारा मटेरियल जो है जो उन्होंने याद किया गया है थ्रू आउट द टर्म, है ना, तो उससे ही उसी सिलेबस का एक फाइनल एग्जाम लेते हैं। तो उससे क्या बच्चे को पता चलेगा आकलन का? पता चल सकता है कि भाई उसने याद कितना किया है क्या नहीं है, ठीक है। बट देखते हैं, ये ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। थर्ड है ए क्विज एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्लास टू चेक फॉर प्रियर नॉलेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई क्लास से पहले, हाँ, या नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले बच्चे से हम क्या कर सकते हैं, क्विज वगैरह या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, क्वेश्चंस या फिर पजल टाइप चीज़ें बच्चों से पूछ सकते हैं, सो दैट हमें पता चल सके कि उन बच्चों ने जो टॉपिक पहले पढ़े हैं उनमें कितना समझा है, उनको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा हमें, बच्चे का जो है आकलन हम कर पाएंगे। इससे हमें पता चल रहा है इन क्विज और ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू कि बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है। अब ये है और सेकंड है और एक ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पूरी ही कंट्री में, एक ही कंट्री में एक टेस्ट बना देते हैं, जो कि कहीं पे भी चले जाओ, आप पंजाब चले जाओ या फिर साउथ इंडिया में चले जाओ, वो टेस्ट ही होगा और वही टेस्ट बताएगा कि बच्चों का वो आकलन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जो बच्चा होता है साउथ इंडिया का बच्चे का थोड़ा कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडियन के कंपैरिजन में उसका अलग है। ऐसे आप इधर चले जाओगे वेस्ट में तो उधर अलग हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये अलग हो जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं अपना सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में देखो, इसमें कह रहे हैं, सेकंड वाला कह रहा है कि हम मटेरियल देखते हैं एग्जाम का थ्रू आउट द टर्म। अब थ्रू आउट द टर्म में एक हमने एग्जाम ले लिया है, उससे हम देखेंगे तो हम उसे एग्जाम के थ्रू में हम सारा टॉपिक तो ले नहीं सकते, उसमें सारे टॉपिक तो आ नहीं सकते, कुछ ही टॉपिक आ सकते हैं। और इसमें क्या है, हर क्लास के शुरुआत में हम पूछ सकते हैं कि बच्चों ने पहले क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या नहीं समझा है। तो इसमें क्या है, हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम देख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम आकलन कर सकते हैं। तो हाँ, जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड जो है बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ पीपल फर्स्ट लैंग्वेज सच एज यूजिंग द डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी इंस्टेड ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या करने को बोल रहे हैं कि पीपल फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं। पीपल फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब है कि पहले जो पीपल है, जो लोग हैं, पहले उनके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद जो भी है वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले क्या यूज़ करते थे, लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया, बाद में हो गया। अब कह रहे हैं और यहाँ पे डिसेबल पहले बता रहे हैं कि उनको क्या है, डिसेबल है। तो ये जो है, ये इस चीज़ को बोल रहे हैं कि पहले पीपल रखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट, जो कि हो जाते हैं पीपल। फिर बताएंगे विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी, कि जो है एक स्टूडेंट है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हम जो ऐसा कर रहे हैं, हम इसकी जगह, ये स्टेटमेंट की जगह हम ये वाला स्टेटमेंट यूज़ जो कर रहे हैं पीपल फर्स्ट लैंग्वेज का, वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट में भी आता है, ठीक है। ह्यूमन राइट है और इंक्लूजन का मतलब क्या है कि सबको ही लेना है, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, ठीक है, उन सबको इन्वॉल्व करना है। और ह्यूमन राइट जो होता है कि एक जो है स्टूडेंट है, चाहे उसे डिसेबिलिटी ही है तो उसको लेकिन उसकी इक्वलिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी भी तो रखनी है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो हम उसको, उसकी डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी से डिफाइन नहीं करेंगे उनको, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, इज इन कॉन्सोनेंस विद द ह्यूमन राइट्स अप्रोच टू इंक्लूजन। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते, ह्यूमन राइट्स यही बोलता है कि एक जो है इंसान को उसकी डिसेबिलिटी से डिफाइन नहीं किया जाएगा, उसका भी राइट है इक्वालिटी का, उसका भी राइट है इंटीग्रिटी,
और बाकी चीज़ों का। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स के हिसाब से और इंक्लूजन को भी इन्वॉल्व करते हुए हम ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी, उसकी जगह क्या ये बोलेंगे, स्टूडेंट्स विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, example of assistive technological devices to cater to needs of children with visual difficulties include। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिन बच्चों को विजुअल डिफ़िकल्टी से दिखाई देने में परेशानी होती है, ऐसे बच्चों को आप उनको कौन सी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस की मदद कर सकते हो। केटर मतलब होता है मदद, उनकी मदद आप कैसे कर सकते हो, कौन सी डिवाइसेस से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, अब ये हमें देखना है। ऑप्शन है ए है अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। तो ये जो होते हैं अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस विजुअली इम्पेयर्ड वालों को नहीं देते हैं, ये होता है जिनकी मोटर या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो अब ऑप्शन ए किस में है, ऑप्शन ए है फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर सेकंड है ब्रेल। ब्रेल क्या होता है, किन्हें दिया जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स को ही दिया जाता है। तो ब्रेल जो होगा वो सही हो जाएगा, एम्बोजर एंड डिस्प्लेस, ठीक है। अब थर्ड है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर स्पीच टू टेक्स्ट। तो ये भी सही है। अब ये क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्पीच को सुनता है और उसको टेक्स्ट में बदलता है, लिखने में बदलता है। क्या लिखा है, भाषण से पाठ, तो उसको चेंज करता है टेक्स्ट में। उससे क्या होगा, अब यहाँ पे बोलने से उनकी जो है लिखने का वो हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। तो ये सिस्टम भी ऑप्शन सी ये जो है सही है। अब डी है यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज। अब साइन लैंग्वेज क्या है, साइन लैंग्वेज होती है किन के लिए होती है, जिन्हें सुनाई नहीं देता उनके लिए होती है। साइन लैंग्वेज में आपको देखना पड़ता है कि क्या साइन बन रहा है, और जो विजुअली जिनको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है तो वो कैसे देखेंगे इस चीज़ को, है कि नहीं। तो ये साइन लैंग्वेज होता है जिन्हें सुनाई नहीं देता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी। अब बी एंड सी किस में है, थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए इसमें भी था, फोर्थ में भी था, ठीक है, हो गया ये। टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म इट इज़ एडवाइजेबल टू। अब क्या बोल रहे हैं, जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन बच्चों को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो आप उनके लिए कैसे अपने चीज़ों को क्या सपोर्ट करोगे, किस तरीके से सपोर्ट करोगे। पहला है अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट एंड विजुअल क्यूज। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उनको विजुअल जो सपोर्ट्स होते हैं जैसे कि चार्ट्स दिखाना, मैप्स हो गए, पिक्चर्स दिखाना, इस टाइप की आप चीज़ें उनको नहीं दिखाओगे। तो एक बार बताओ, एक मिनट, हाँ, तो एक बार बताओ ये चीज़ उनको फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी। नुकसान करेगी। जिस बच्चों को ऑटिज़म है आप उनको इस तरीके, और ऑटिज़म है कि नहीं है आप खुद ही सोचो। आप जब उनको ये चीज़ें दिखाते हो तो उनको क्या होता है, आसानी से याद होता है। नॉर्मल बच्चों को भी आसानी से याद होता है। अब जिन बच्चों को ऑटिज़म है आप उनको नहीं दिखाओगे तो और उनके लिए तो और मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट ए क्लासरूम सेटिंग दैट इज़ ओवर स्टिमुलेटिंग। ओवर स्टिमुलेटिंग का मतलब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फियर है। अब ऐसे माहौल में आप ऐसे जो स्ट्रेस वाली ओवर स्टिमुलेटिंग है तो उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड है फॉर्म एन अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप विद रैंडम रूटीन्स। अगर पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें था कि ऑटिज़म जो होते हैं उनको जो है अपना रूटीन पे फॉलो करना, उस पे स्टिक करना, चिपके रहना उस पे, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए वो एक कंफर्ट लेवल है। तो अगर आप रूटीन ही उनका बदलते रहोगे तो वो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, ये भी उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। फोर्थ है यूज़ कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज। अब यहाँ क्या कह रहे हैं
कि एक कंसिस्टेंट लैंग्वेज जो है, आप जो रोज़ाना जो बात करते हो और जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो उस पे ही अपना जो है वर्ड्स पे उससे फॉलो करो। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने बोला थर्ड वाले में कि उनको रूटीन पसंद है, जो चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही अच्छा लगता है, उनको लिए वो बहुत कंफर्टेबल होता है। इसी तरीके से लैंग्वेज भी अगर सेम है, चीज़ें भी सेम है, तो क्या होगा, लैंग्वेज और जो आप बार बार शब्द जो है रिपीट कर रहे हो उनके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप नई नई लैंग्वेज यूज़ करोगे, बीच बीच में मुहावरे, ईडियम्स यूज़ करोगे, तो उन्हें नहीं समझ में आएगी ये चीज़ें, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए हम एक ही जो है नॉर्मल बातों पे रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर।